भूकंप क्या होता है? ओ, आप हंस रहे हैं ना मुझे ऐसे लुढ़कता देखकर, है ना? अरे नहीं नहीं, जितना हंसना है हंस सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है क्या हुआ था अभी? ओ, चलिए आपको बताता हूं। दोस्तों, अभी और कुछ नहीं, बस एक भूकंप आया था, वो भी बहुत छोटा सा। आइए मैं आपको आज भूकंप के बारे में बताता हूं। आ जाइए। दोस्तों, धरती की सतह काफी टेढ़ी मेढ़ी सी है। जी हां, ये जमीन एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये जमीन करीब 20 टुकड़ों में बटी हुई है, जो लगातार हिलते रहते हैं, लेकिन महसूस नहीं होता क्योंकि ये काफी धीरे हिलते हैं। दोस्तों, हर टुकड़े को कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। तो जब भी ये प्लेट्स किसी चीज से टकराती हैं या फिर एक दूसरे के पास से निकलती हैं, तब ऐसे में भूकंप आ जाता है। वो सतह जहां ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ रगड़ती हैं उसे फॉल्ट या फॉल्ट प्लेन कहते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा कब होता है? दोस्तों, ऐसा हमेशा होता रहता है, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। ज्यादातर टाइम हम भूकंप महसूस नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन कई बार ये काफी तेज होते हैं और करीब 1600 किलोमीटर दूर से भी महसूस किए जा सकते हैं। जहां से भूकंप की शुरुआत होती है उसे कहा जाता है हाइपोसेंटर, और जहां वो धरती की सतह पर होता है उसे कहा जाता है एपिसेंटर। भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री, यहां एक प्लेट भूकंप के दौरान दूसरी के ऊपर आ जाती है और इससे झटका लगता है। क्या आप जानते हैं कि कई पहाड़ और पर्वत कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से होते हैं? डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती हैं और एक रिफ्ट जोन बनाती हैं। इससे महासागर की नई सतह बनती है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, इसमें प्लेटें एक दूसरे के पास से फिसल जाती हैं और इसे कहा जाता है स्ट्राइक स्लिप। तो भूकंप और कुछ नहीं बल्कि धरती की सतह का अचानक से हिलना या घूमना होता है। अब आपको पता चल गया कि जब भी धरती गुस्से में होती है तो वो बहुत जोर से हिलती है। डरिए मत, मैं मजाक कर रहा था। ट्रिविया टाइम। दोस्तों, जिस यंत्र से वैज्ञानिक भूकंप की तीव्रता नापते हैं उसे कहा जाता है साइस्मोग्राफ। सुनामी तब आता है जब पानी के नीचे भूकंप आता है। वो 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 याइक्स! मैं जल्दी से जाता हूं इससे पहले कि फिर से गिर जाऊं। तो अभी वक्त है मेरे जाने का। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों के साथ। तो कैसे हो दोस्तों? आप सोच रहे हैं कि ये क्या है? दोस्तों, ये है पिघला हुआ लावा जो एक ज्वालामुखी से निकला है। आइए मैं आप लोगों को ज्वालामुखी के बारे में बताता हूं। आ जाइए। मुझे यकीन है कि आपने पहाड़ देखे होंगे जो खुल जाते हैं और अपना गाढ़ा पिघला हुआ सेमी सॉलिड जैसा पदार्थ निकालते हैं। दोस्तों, उसे कहते हैं ज्वालामुखी। आइए उसके बारे में और जानते हैं। एक ज्वालामुखी एक छेद या चिमनी होता है जो मैग्मा को धरती की परत से धरती के ऊपर वाले भाग तक जोड़ता है। इस पिघले हुए पहाड़ को मैग्मा कहा जाता है। ये जमीन के नीचे होता है और जब बाहर आ जाता है तो लावा कहलाता है। तो एक ज्वालामुखी फटता कैसे है? पिघला हुआ पहाड़ जो मैग्मा में जमा होता है वो क्रेटर पाइप पॉकेट्स के जरिए ऊपर आता है। जैसे ही ये ऊपर मुख्य छेद में आता है, गैस फैल जाती है और पानी भाप बन जाता है, जिससे दबाव बनता है। दोस्तों, जब दबाव अंदर नहीं रुक सकता तो ज्वालामुखी फट जाता है क्रेटर और दूसरे साइड के छेदों से। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और
हाइड्रोजन सल्फाइड होती हैं। माना जाता है कि ज्वालामुखी बड़े बड़े तिकोने आकार के पहाड़ होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। दोस्तों, ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि व्हाइट प्लैटर्स, फिशर वेंट्स और बल्जिंग डोम के आकार के। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महासागर की तरह से आइस कैप्स के नीचे भी ज्वालामुखी होते हैं, जैसे कि आइसलैंड में मिलते हैं। ट्रिविया टाइम। ज्वालामुखी शब्द असल में आग के रोमन देवता के नाम से आया, जो थे वुल्कन। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी धरती पर नहीं है, बल्कि मार्स पर मौजूद है। तो अगली बार आपको कुछ और मजेदार बातें बताऊंगा। अभी वक्त है मेरे जाने का। हे, कैसे हो दोस्तों? उप्स, अरे नहीं, मुझे लगता है ये है सुनामी। आइए दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। आ जाइए। दोस्तों, सुनामी महासागर की सतह पर अचानक से आने वाले भूकंपों की वजह से, समंदर की सतह पर भूस्खलन, या समंदर की सतह पर जमीन फिसलने, या बड़े बड़े ज्वालामुखी फटने, या फिर उल्का पिंड के समंदर की सतह पर गिरने से आती है। दोस्तों, जब भूकंप, भूस्खलन या फिर ज्वालामुखी फटता है समंदर के ऊपर या समंदर के नीचे, तो एक सीधा झटका लगता है जो उसकी सतह को अपनी जगह से हिला देता है और पानी में जबरदस्त हलचल मच जाती है। पानी ऊपर की तरफ उठता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचती है, और दोस्तों, इससे पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जहां हलचल होती है वहां से तरंगें चलनी शुरू कर देती हैं। सुनामीज महासागर की सतह पर तो महज एक छोटी सी लहर जैसी लगती हैं, क्योंकि यहाँ पानी काफी गहरा होता है, लेकिन जैसे ही ये लहरें जमीन तक पहुंचती हैं तो पानी छिछला हो जाता है और धीरे धीरे लहरों की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है और किनारे पर टकराते ही बर्बादी मचा देती है और हर तरफ तबाही ही तबाही। कहते हैं कि सुनामी की पहली लहर बहुत ही कमजोर होती है, लेकिन इसके बाद वाली लहरें और ज्यादा बड़ी और ताकतवर होती हैं। ओ, सुनामी 750 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है और इतनी ही रफ्तार से जेट प्लेन्स भी उड़ते हैं, और इसलिए सुनामी की लहरों को कहा जाता है किलर वेव्स। खतरनाक है ना? ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि सुनामी की लहर की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से भी कम हो सकती है और इसके गुजरने का पता भी नहीं चलता? अगर आप सुनामी में फंस जाएं तो तैरिए मत, क्योंकि पानी का बहाव आपको उल्टी दिशा में ले जाएगा। आप किसी तैरती चीज को पकड़ लीजिए और सुरक्षित रहिए। तो अब आपको क्या करना है? इस वीडियो को देखिए और भूकंप के बारे में और जानिए, क्योंकि यही तो एक मुख्य वजह है सुनामी आने की। तो अब वक्त है मेरे जाने का। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों के साथ। वो कार के अंदर चलो किटी, जरा तेज तेज कदम बढ़ाओ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। आने वाला है, आ रहा है। क्या? आ रहा है बवंडर। हे दोस्तों, आप भी जल्दी कहीं छुप जाओ, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम जा रहे हैं तूफान के बीच में, यानी कि एक बवंडर में। ज़ूम इन। दोस्तों, मौसम रंग बदलता रहता है, कभी ठंडा, कभी गर्म, तो कभी सुहावना और कभी एक्सट्रीम, जिससे आते हैं थंडरस्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, फ्लड्स वगैरह। और दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और साथ ही शक्तिशाली मौसम का रूप वो तूफान है जिसे हम कहते हैं बवंडर। बवंडर, जिसे हम ट्विस्टर्स भी कहते हैं, वो हवा के तेज घूमते हुए कॉलम्स हैं जो स्टॉर्म क्लाउड से पृथ्वी के सरफेस पर आते हैं, और जब
बवंडर बनते हैं तो उनकी ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज के चीथड़े उड़ा सकते हैं, जिस वजह से आसपास के माहौल में भारी तबाही हो जाती है। बवंडर की ऐसी नेचर होने की वजह से ही वैज्ञानिकों ने इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई है। लेकिन बवंडर की फॉर्मेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वैज्ञानिक अब तक इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो कंडीशंस जिनकी वजह से एक बवंडर बनता है, जरूरी नहीं है दोस्तों कि उनकी वजह से ही कोई दूसरा बवंडर बन जाए। और हमें अब तक जो पता है वो ये है कि बवंडर बनता है बड़े और जबरदस्त तूफान में, जिसे कहते हैं सुपर सेल्स। जब ठंडी सूखी हवा एक तरफ से आती है और मिलती है दूसरी तरफ से आती हुई गर्म नमी वाली हवा से, तो एटमॉस्फेयर में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। और क्योंकि ठंडी हवा घनी और भारी होती है, वो गर्म हवा के नीचे चली जाती है और उसे बहुत तेजी से ऊपर धकेलती है। तेज जाती हुई हवा धीमी हवा के ऊपर गोल घूमना शुरू कर देती है, जिससे लोअर एटमॉस्फेयर में एक सिलेंडर के जैसा इनविजिबल हॉरिजॉन्टल स्पिनिंग इफेक्ट बनता है। जब हवाएं लगातार बढ़ती जाती हैं, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल गर्म हवा घूमती हवा को धकेलती है ऊपर की तरफ, जिससे होता है अपड्राफ्ट। और मोमेंटम और रफ्तार बढ़ जाने पर घूमती हुई हवा वोर्टेक्स बनाती है। अब हवा के पास अपनी खुद की ताकत आ जाती है, वो ऊपर जाती रहती है और बना देती है बवंडर। और जब बवंडर का पॉइंटेड हिस्सा बादल से नीचे आकर जमीन को छू लेता है, तो उसे आमतौर पर कहा जाता है टच डाउन। फिर ये बढ़ता है और वो करता है जो इसका काम है, यानी कि अपने रास्ते की हर चीज को पूरी तरह तबाह कर देना। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है बवंडर की ड्यूरेशन और उनकी तय की जाने वाली दूरी अलग होती है? ज्यादातर बवंडर 10 मिनट से भी कम देर तक चलते हैं और 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं खत्म होने से पहले। लेकिन कई केसेस में वो कई घंटों तक चल सकते हैं और तय कर सकते हैं 150 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी। दोस्तों, अब तक का सबसे खतरनाक बवंडर बांग्लादेश में आया था 1989 में। ये वहां के ढाका इलाके से होकर गुजरा था। इसमें 20 से ज्यादा गांव तबाह हो गए थे और तकरीबन 1300 लोग मारे गए थे। याद रखिए मेरे दोस्तों, बवंडर से कुदरत अपना गुस्सा दिखाती है और हम इन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कभी बवंडर दिख जाए तो भागकर बेसमेंट में चले जाओ या फिर किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे जैसे कि मेज और घुटने मोड़कर लेट जाओ और हाथों से अपने सिर को बचाओ और घर के अंदर ही रहो जब तक बाहर सब ठीक ना हो जाए। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हम फिर से मिलेंगे, मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। ये क्या हुआ? कैसे हो दोस्तों? आज तेज हवा चल रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक विमान में चला जाए। अरे आज तो बहुत ही तेज हवा चल रही है। अरे नहीं, ये तो तूफान है। तुम्हारा मतलब है हरिकेन? हरिकेन, तूफान, जो भी है, बस भागो यहाँ से। मतलब कि मैं उड़ूं? तो उड़ना भूल जाइए और चलिए मिस्टर बायनॉक्स। चलो चलो ठीक है। अरे इससे मुझे याद आया कि मुझे आज आपको समुद्री तूफान के बारे में ही तो बताना है, तो आ जाइए। वो हरिकेन एक बहुत बड़ा तूफान होता है जो आमतौर पर गर्म समुद्री पानी के ऊपर बनता है, भूमध्य रेखा के पास। समुद्र के ऊपर गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है और नीचे कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। इससे आसपास के इलाकों की हवा वहां आती है और कम दबाव के क्षेत्र को भरने की कोशिश करती है, और ये अब गर्म और नम हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती भी है। जैसे ही नम हवा ऊपर उठती है, आसपास की हवा उसकी जगह भरने की कोशिश करती है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक हवा में मौजूद पानी बादल में तब्दील नहीं हो जाता। जल्द ही बादल और हवाएं घूमने लगते हैं। समुद्र की गर्मी और जल वाष्प से इन्हें ऊर्जा मिलती है।
इसलिए समुद्री तूफानों को बड़े बड़े इंजन भी कहा जाता है, जो चलने के लिए गर्म और नम हवा का इस्तेमाल करते हैं। जब हम ऊपर से देखते हैं तो समुद्री तूफान करीब 450 किलोमीटर चौड़े भी हो सकते हैं। समुद्री तूफान के बीच के हिस्से को तूफान की आंख कहा जाता है, जो इसका सबसे शांत हिस्सा होता है। आंख के आसपास की दीवार, जहां सबसे ज्यादा खतरनाक हवाएं होती हैं, जो कि हो सकती हैं करीब 8 से 45 किलोमीटर तक। फिर इसके बाद होती है द रेन बैंड्स, जो इस दीवार के आसपास होती है। ये बैंड्स काफी सारे घने बादल होते हैं, जो इसे एक घूमते हुए पहिए जैसा आकार देते हैं, और ये करीब हो सकते हैं 80 से 450 किलोमीटर तक। समुद्री तूफान 5 हिस्सों में बंटे होते हैं, और ये हवा की गति पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से हैं। श्रेणी तीसरी, चौथी और 5वीं, ये सबसे खतरनाक होते हैं। ट्रिविया टाइम। एक बड़ा समुद्री तूफान 1 सेकंड में 10 एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर की ऊर्जा देता है। पैसिफिक ओशन में आए हरिकेन को कहा जाता है टाइफून्स। ओ, तो अब मैं उड़ता हूं। तो अगली बार फिर मिलेंगे मजेदार बातों के साथ। अलविदा दोस्तों। बाप रे, ये तो फ्लड है। हेल्प हेल्प। पर पहले मैं आप सबको बताता हूं फ्लड्स के बारे में। ज़ूम इन। आप लोगों को लगता होगा कि फ्लड का मतलब है पानी का ज्यादा बहना, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं होता है। उस वक्त जब कोई सूखी जमीन पानी में एकदम डूब जाती है, तब उसे कहते हैं फ्लड, यानी कि बाढ़। ओह, ये मजाक की बात नहीं है। फ्लड्स काफी गहरे भी होते हैं। कभी कभी इतने गहरे होते हैं कि आपके पास कोई जगह नहीं बचती। कभी कभी फ्लड्स की ताकत बहुत ही खतरनाक होती है। ये आपकी गाड़ी को बहा सकती हैं और आपको भी बहा कर ले जा सकती हैं। फ्लड के कारण होते हैं बहुत ज्यादा बारिश, नदी में ज्यादा पानी, सुनामी या तूफान, पहाड़ों पर बर्फ पिघलना, डैम्स का टूटना, एटसेट्रा। हेल्प! हाँ, तो हम फ्लड को 3 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। स्लो ऑनसेट फ्लड्स। इस तरह का फ्लड तब होता है जब नदियों और झरनों में ज्यादा पानी भर जाए, और नाम से जाहिर है ये धीरे धीरे होता है। इसमें कई दिन या कई हफ्ते लग जाते हैं। रैपिड ऑनसेट फ्लड्स। ये फ्लड सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होता है। इसमें बहुत नुकसान होता है, पर इसके होने में इतना तो टाइम लगता है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए निकल सकें। और अब बारी आती है सबसे खतरनाक की, फ्लैश फ्लड्स। ये वाला बहुत कम टाइम में आ जाता है, कभी 2 से 6 घंटे में, और कभी बस कुछ ही मिनटों में। किसी को सतर्क होने का मौका भी नहीं मिलता, ना ही किसी को चेतावनी मिलती है। होता है तो बस नुकसान। लेकिन सुनो, चिंता की बात नहीं है। हम फ्लड्स को रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं। हाँ, सही सुना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर फ्लड को रोका जा सकता है। पेड़ और पौधों की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं और उनमें जगह बनाती जाती हैं, जो फ्लड के पानी को अपने अंदर रोक कर रखती हैं। ट्रिविया टाइम। फ्लड्स रेगिस्तान में भी आ सकती हैं। एंशिएंट इजिप्ट में लोग नाइल नदी के फ्लड्स का इंतजार करते थे, क्योंकि वो खेतों की जमीन को बहुत उपजाऊ बनाती थीं। तो अब वक्त है ज़ूमिंग आउट का। मिलते हैं अगली बार कुछ और फन फैक्ट्स के साथ। Hey friends, आज isn't the मौसम weather कितना अच्छा है lovely? ना? Wait a minute, is मैं हिल the रहा हूँ or is या the ये ground जमीन हिल रही है? moving? Whoa, be careful! It's a landslide! Let me tell you about this natural disaster! Zoom in!
When the upper mass of the soil gets dislocated from the lower layers and travels downslope, it is referred to as a landslide. It is also called a landslip or a mudslide. Landslides can be caused by a number of reasons. It could be either natural causes like volcanic eruptions, soil erosion, and sometimes heavy rainfall increases the wrath of landslides. Even human activities like mining, cutting trees increase the fertility of land and make it more prone to landslides. One of the most prevalent reasons is gravity. Well, whatever is up has to fall down due to gravity, isn't it? Landslides can either move very slowly, like some millimeters per year, or it could be disastrously fast, sometimes more than 100 miles per hour. But if you're living on a flat land with no hills or mountains, then you're safe. But if you're living somewhere between mountains and on a hilly terrain, then my friends, you might be at risk. But don't worry, you could always prepare with some simple steps. Avoid building houses near steep slopes or at the edges of mountains. Stay away from drainage paths because water flow increases the speed of landslides. दोस्तों, लैंडस्लाइड सिर्फ जमीन पर ही नहीं होते। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रहों जैसे कि मर्क्यूरी, मार्स और वीनस पर भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। ऐसा लगता है दोस्तों मैं यहाँ भी सुरक्षित नहीं हूँ। Trivia time! Landslides can happen underwater too, and they are called submarine landslides. The Heart Mountain landslide is the largest landslide ever recorded that has happened 50 million years ago. Wait for more fun facts. This is me zooming out.